एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य। ये है चैप्टर 2, क्लास 7th। आगे बढ़ने से पहले कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक सर। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। मैप देखिए, एक नज़र मैप पे डालते हैं। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो किंगडम्स रहे हैं, जो प्रमुख राज्य रहे हैं, उनका नाम इस मैप में दिया गया है। सभी मैप को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग नाम आपको दिख रहे हैं। कुछ जगहों के नाम हैं और कुछ राजवंशों के नाम हैं। तो एरियाज़ दिख रहे हैं। ये एरिया जैसे हैं गुर्जर प्रतिहारास या यहाँ पे चाहमनास, इन सभी ये रूलर्स हैं, चंदेलास हैं। तो ये वंश हैं जो राज करते हैं और ये है इनकी बाउंड्री, जो जैसे ये लाइंस में दिखी हुई है। ये जैसे लाइंस पड़ी हुई है। ये है फ्लक्चुएटिंग बाउंड्री, यानी इधर सीमाएं बिल्कुल निर्धारित नहीं थी। और कुछ जगह पे आप लोग को जैसे डॉटेड मिल रहे हैं। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। ये है कन्नौज, ये है इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे अलग अलग एरियाज, यहाँ पे बनारस है, यहाँ पे प्रयागराज है। तो ये अलग अलग एरिया उस टाइम के नाम थे। अभी भी ये नाम, कुछ नाम हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली को बोलते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग नाम हैं और अलग अलग जो राजवंश हैं, जहाँ पे अलग अलग जगह पे जो राजवंश रूल करते थे, उस एरिया को डिमार्केट किया गया है। तो अभी आपको ये मैप वर्क भी करना है। जैसे आपने मैप देखा, मानचित्र देखा, यू हैव टू लोकेट द गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास एंड चाहमनास, जिनको चौहान भी बोलते हैं। उनको लोकेट करना है कि आज का जो मैप है, आपने मैप लेना है और मैप में ड्रॉ करना है और बताना है कि जो उस समय के रूलर्स थे, जो जहाँ जहाँ पे वो रूल किया करते थे, तो वहाँ पे अब कौन सी स्टेट्स हैं, अब कौन सी जगहें हैं, तो वो आपको बताना है। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानो, जिनको चौहान भी बोलते हैं, के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? तो आपको मैप में शो करना है, ये मैप वर्क आपको करना है। तो ये तो हो गया कि किस किस एरिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करती थी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से नई नई डायनेस्टीज़ का या नए नए राजवंशों का उदय हुआ। कौन से राजवंश पहले थे और उसके बाद कौन से राजवंश आए, किसके राजवंश को किसने कैप्चर किया और कैसे अलग अलग एरियाज़ पे अलग अलग डायनेस्टीज़ का रूल हुआ। तो ये वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाय द 7th century there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent। तो 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप, जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें माथद या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो 7वीं शताब्दी में तक आते आते हुआ, 7वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारे राजा बन चुके थे और राजाओं के अधीन बहुत सारे लोग काम करते थे, जिनको सामंत भी कहते थे। ठीक है, तो उन सामंतों से उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के दरबार में आए, उनके लिए गिफ्ट्स लाएं, उनके लिए काम करें और समय समय पर उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करें, यानी मिलिट्री सपोर्ट भी प्रदान करें। तो एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे ही इन सामंतास के पास ज़्यादा से ज़्यादा संपदा आ गई, धन आ गया, तो ये अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो जैसे इन सामंतों के पास पावर और वेल्थ आती जाती थी, तो ये अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे, जहाँ महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। तो कैसे करते थे ये अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित और महासामंत, तो वो हम देखेंगे। समटाइम्स दे asserted independence from their overlords। One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan। Initially they were subordinates to the Chalukyas of Karnataka। तो इसका एक उदाहरण है कि राष्ट्रकूटों डेक्कन में थे, उन्होंने और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब राष्ट्रकूट कहाँ पर हैं, ये आपने मैप में भी देखा।
तो चलिए आपको मैप पे ले जाता हूँ। तो ये है राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूटास का एरिया है। इन्होंने अपने आप को किनसे अलग कर लिया था? चालुक्यास से, जो कर्नाटका के थे। तो मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा। तो 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान था दंती दुर्ग, जिसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसने एक रिचुअल किया, एक अनुष्ठान किया, जिसको क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। जैसे मैंने ग्रीन में भी हाईलाइट किया है यहाँ पे हिंदी वाले में। तो हिरण्यगर्भ का क्या मीनिंग है? सोने का गर्भ। ये एक अनुष्ठान, एक रिचुअल होता था। जब ये रिचुअल कोई कर लेता था तो फिर क्या होता था कि वो अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर लेता था। ये माना जाता था कि इस रिचुअल करने के बाद ब्राह्मण जो होता है उसकी रीबर्थ हो जाती है एज क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय बन सकता था। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था। इसकी आप एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इन अदर केसेस मैन्स फ्रॉम अदर एंटरप्राइजिंग फैमिली यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। तो कुछ उद्यमी परिवार भी थे जो अपनी राजशाही को कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे। तो इसकी एग्जाम्पल ये कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया और आर्म्स को अपना लिया, शस्त्रों को अपना लिया, और फिर उन्होंने अपने नए किंगडम एस्टैब्लिश किए कर्नाटका और राजस्थान में। तो आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रकूटा चीफ ने अपने चालुक्य, जो उनका राजा होता था चालुक्य वंश का, उसकी लीडरशिप को उसको ओवरथ्रो किया और खुद अपना राज्य स्थापित किया। उसने हिरण्यगर्भ, तो इसकी हेल्प से उसने अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया और अपना राज्य स्थापित किया। और आपने देखा कि किस तरह से कुछ उद्यमी परिवार थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स को डेवलप किया और अपनी किंगडम्स एस्टैब्लिश किए। इसकी एग्जांपल में क्या क्या आ रहा है? कर्नाटका और राजस्थान के किंगडम्स। तो आप अभी पिक्चर्स को देखिए। ये पिक्चर कहाँ की है? ये पिक्चर है इलोरा केव 15, ठीक है। ये वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 इलोरा है, शोइंग विष्णु एस नरसिम्हा द मैन लॉयन। इट इज़ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। तो ये किसके टाइम पीरियड की कृति है? किसके टाइम पीरियड की चित्र है ये राष्ट्रकूटा काल की कृति है। डू यू थिंक बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय वॉज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? क्या आपको लगता है कि इस टाइम में, जैसे 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जैसे बड़े सारे राजवंशों का उदय हुआ, तो उस टाइम क्षत्रिय होना ज़रूरी था? तो आपने विचार करना है और इसको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीईआरटी की बुक में। मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ, राजाओं के राज्य थे या नहीं। तो आपको मैप को फिर से देखना है, जो फर्स्ट मैप मैंने शुरू में आपको दिखाया। लुक एट द मैप वंस मोर एंड फाइंड आउट वेदर देयर वर एनी किंगडम्स इन द स्टेट इन विच यू लिव। तो आपने मैप को दोबारा देखना है, ये बताना है कि जिस एरिया पे आप रह रहे हैं अभी, है ना, अभी एरिया जिस एरिया में रह रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई राजाओं का वंश था, जहाँ किसी राजाओं का राज्य था। तो ये आपको क्वेश्चन नोट करना और लिखना भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर की अगली वीडियो में।